क्या कह रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। ठीक है, मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही म्यूजाम या BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और अब तक हम लोगों ने उसमें 2 लेक्चर कर लिया है। लास्ट जो हम लोगों ने किया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक को हम लोगों ने लास्ट पे किया था, और उसी के बेस पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ था उसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे, और आज दे रखा है, आज हम लोग करेंगे बल्क मॉडुलस। पहले किया था यंग मॉडुलस, आज हम लोग करेंगे बल्क मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, यानी कि एक रॉड है जिसमें हम लोग लोड लगाते हैं, तो वो लोड की वजह से उसमें एलोंगेशन होता है, एक्सटेंशन होता है। कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना लेंथ था, उसी का हम लोगों ने रिलेशन निकाला था। यंग मॉडुलस का जो वैल्यू है वो दिया रहता है। तो जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल अगर हम लोग करने जाएंगे या दिया रहेगा, तो या तो यंग मॉडुलस दिया रहता है न्यूमेरिकल करने के लिए, या कभी कभी यंग मॉडुलस दे के दूसरे पैरामीटर जो रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया है उसमें से पूछे जाते हैं। कितनी बात सुनी, लेकिन यंग मॉडुलस क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है। ठीक, इतनी बात सुन में ही। दूसरी बात ये बताया कि जो मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, कि वो मटेरियल जिसके इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है या जिसके इलास्टिसिटी कम होता है, उसके बिहाफ पे मटेरियल को भी क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे जो मटेरियल का नाम दे रखा है, क्लासिफाई किया है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसको पहले, बल्क मॉडुलस से पहले। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पहला दे रखा है, ये दे रखा मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो क्या दे रखा है कि पहला जो मटेरियल है वो डक्टाइल मटेरियल्स कहलाता है। दूसरा ब्रिटिल, ये ब्रिटिल है, ये बी है, ये ब्रिटिल मटेरियल्स है। और ये तीसरा इलास्टोमर्स। तो ये मटेरियल का क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं डक्टाइल। डक्टाइल तुम लोगों ने पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा होगा बचपन में 10th क्लास में। तो जो मेटल होते हैं मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, इस तरह के तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। डक्टाइल का मतलब क्या हुआ कि वायर के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं किसी एलिमेंट्स का, तो वो कितना एलोंगेट हो सकता है, कितना एलोंगेट वायर के फॉर्म में, यानी डक्टाइल का मतलब वायर के फॉर्म में कितना लंबा वो उसे वायर बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, यानी टूटना नहीं चाहिए, लंबा से लंबा एलोंगेट होता जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं जल्दी। तो जो जितना ज़्यादा लंबा हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है, और ये क्या है, ब्रिटिल मटेरियल, यानी जैसे थोड़ा सा खींचेंगे फौरन ही टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। यानी थोड़ा सा लंबा होगा तो वो एलोंगेट नहीं होगा बल्कि वो टूट ही जाएगा। तो ऐसा मटेरियल जो थोड़ा सा एलोंगेट करेंगे तो वो टूट जाता है, वो ब्रिटिल कहलाता है। और जो लंबा खींच जाए वो उसको डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, लंबा खींच जाए। और कितना मैक्सिमम खींच सकता है, मैक्सिमम कितना खींच सकता है, जो मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींच सकता है उसको इलास्टोमर्स बोलते हैं, इलास्टोमर्स। तो मैं इसका एक लिटरल डेफिनेशन लिख देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल का डेफिनेशन लिखता हूँ मैंने ये डेफिनेशन डक्टाइल मटेरियल का लिख दिया। क्या है? द मटेरियल विच हैव लार्जर प्लास्टिक रेंज
एक्सटेंशन, क्या मतलब हुआ कि ये खींचता ज़्यादा है, यानी इसका जो एक्सटेंड होने की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा खींच सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। बहुत ही कॉमन एग्जांपल ये सब कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब हम लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं एज ए डक्टाइल। ये जो वायर होता है, देखा आप लोगों ने, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करता है वो वायर होता है, जो हमारे बिजली के तार होते हैं उसमें वायर लगे होते हैं, ये सब बहुत ही अच्छा डक्टाइल होते हैं, बहुत ही पतले वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं और टूटते भी नहीं है, जल्दी टूटते नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को भी हम, ऐसे मटेरियल को ही डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आएगी डक्टाइल मटेरियल। अगला है ब्रिटल मटेरियल्स। मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ। ओके, ये हम लोगों ने ब्रिटल मटेरियल का डेफिनेशन लिखा। क्या है ये? द मटेरियल विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन। क्या मतलब हुआ कि बहुत ही थोड़ा ही वो खींचा जाएगा। ऐसे मटेरियल जो बहुत थोड़े खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे, थोड़े से खींचेंगे, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएंगे, उसको ब्रिटल बोलते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल में रखा है ये ग्लास, ग्लास तो देखा है वो खींचता नहीं है, टूट जाता है वो ग्लास है। सेरेमिक मटेरियल के बने हुए बहुत सारे देखे हैं ना हम लोग, पॉट्स वगैरह बने होते हैं, बर्तन वगैरह बने होते हैं, जो चाइना मटेरियल का बना होता है, ठीक है ना, चाइना मटेरियल का बना होता है, वो सेरेमिक्स के बना होते हैं, वो गिरेंगे टूट जाएंगे। बहुत सारे डिज़ाइंस के बाउल्स बने होते हैं, पॉट्स बने होते हैं, वो होता है सेरेमिक कहलाता है। इसी तरह से आयरन में कास्ट आयरन है, बहुत ब्रिटल होता है, वो लंबा एलोंगेशन नहीं होता है। एक होता है कास्ट आयरन, एक होता है पिग आयरन होता है, एक होता है रॉट आयरन। तो रॉट आयरन की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा, यानी वो डक्टाइल मटेरियल रॉट आयरन है। लेकिन ये कास्ट आयरन, इसकी इलास्टिसिटी कम है, तो ये ब्रिटल मटेरियल में आ गए। ठीक है, कहती बात सुन में। अब इसी तरह से हम लोग इलास्टोमर का डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है? कुछ एग्जाम्पल के साथ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ये दे रखा तीसरा, इलास्टोमर्स द मटेरियल विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू द लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल दे रखा रबर। रबर का क्या मतलब हुआ कि जैसे रबर को हम स्ट्रेच बहुत लंबा कर लेते हैं, जितना उसका लेंथ होता है उससे कई टाइम ज़्यादा उसको स्ट्रेच करके और उस पर चेंज लाते हैं। मान लो एक रबर जो ना 2 सेंटीमीटर का है, तो हम 4 सेंटीमीटर उसको कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, यानी जितना ओरिजिनल उसका लेंथ था उसके बराबर, उससे ज़्यादा भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है, चेंज ज़्यादा कर सकते हैं इजीली, ऐसे मटेरियल को हम लोग इलास्टोमर्स बोलते हैं। अब स्टील है तो स्टील को खींच के लंबा तो कर नहीं सकते हैं, तो वह इलास्टोमर्स नहीं कहलाएगा। वह इलास्टिक मटेरियल तो है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है स्टील की, रबर की इलास्टिसिटी कम है। ठीक है, रबर की इलास्टिसिटी कम है, क्योंकि जो यंग मॉडुलस नाम तो सुना होगा, ये जैसे यंग मॉडुलस में क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन ए डेल्टा एल। तो अगर ये डेल्टा एल ज़्यादा होगा, ज़्यादा चेंज होगा, तो यंग मॉडुलस का वैल्यू कम होगा। तो रबर में जो एलोंगेशन होता है, जो चेंज होता है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओरिजिनल लेंथ तो ये एल है, ठीक है, तो ये ओरिजिनल लेंथ एल है, तो उससे कई गुना ज़्यादा डीएल हो जाता है रबर में। तो ये जो डीएल अगर ज़्यादा हुआ तो यंग कम हो जाता है। तो क्या बताया, द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ रबर is smaller than स्टील। स्टील से कम होता है यंग मॉडुलस का वैल्यू, क्योंकि ये डेल्टा एल उस पर रबर में ज़्यादा होता है, तो यंग मॉडुलस कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से दे रखा है। ये जिसमें ऐसे चेंजेस बहुत कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं, ऐसे मटेरियल को इलास्टोमर्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल मिलते हैं उनको इलास्टिसिटी के बिहाफ पे या स्ट्रेच के बिहाफ पे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बिहाफ पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हम लोग। अगला जो कांस्टेंट था बल्क मॉडुलस था, और बल्क मॉडुलस को रिलेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिए इसे। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक आता हमारा मॉडुलस में, बल्क मॉडुलस
और बल्क मॉडुलस को दिखाते हैं हम लोग के से। बल्क मॉडुलस का जो है ये रेशियो है, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमिक स्ट्रेन। वॉल्यूमिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। तो मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूं और फिर इसका रिलेशन लिखता हूं। रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमिक स्ट्रेन, वॉल्यूमिक स्ट्रेन is called bulk modulus, bulk modulus, ठीक है ना, बल्क मॉडुलस। ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमिक स्ट्रेन क्या बताए यहाँ पे, K इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, ये हमारा ये स्ट्रेस लिख दिया, और ये नीचे आ गया वॉल्यूमिक स्ट्रेन, वॉल्यूमिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। अब वॉल्यूमिक स्ट्रेन में होता है डेल्टा वी अपॉन वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। हमने बताया था कि मान लो ये एक हमारा एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसमें थोड़ा एयर भरा हो या वाटर भरा हो, इसके अंदर फिल करके रखा है, तो इसका अपना एक वॉल्यूम होगा। अगर हम लोग चारों तरफ से इसको दबाएं, इसको चारों तरफ से ऐसे फोर्स पर एरिया लगाएं या प्रेशर लगाएं, क्या फोर्स पर एरिया को प्रेशर भी कहते हैं, चारों तरफ से करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, इसकी थोड़ी सी साइज कम हो जाएगी, थोड़ी सी साइज कम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये इस तरह से हो जाएगा। तो चारों तरफ से इसका साइज कम हो जाएगा, तो कितना वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा वी, और कितना ओरिजिनल वॉल्यूम था वो लेते हैं वी, तो डेल्टा वी अपन वी ये वॉल्यूमिक स्ट्रेन कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का ये रिलेशन आ जाता है। के का वैल्यू आ जाएगा हमारा एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी, ऐसा हम लोगों ने रेसिप्रोकल का लिख दिया। ठीक, ये एफ अपॉन ए को हम लोग प्रेशर भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए को फोर्स अपॉन एरिया पर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ये वी और ये नीचे आ जाएगा डेल्टा वी। कितनी बात सुनिए, यहाँ पे जो वॉल्यूमिक स्ट्रेन होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, हमने बताया था ना, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, चाहे वो वॉल्यूमिक स्ट्रेन हो, या शेयर स्ट्रेन हो, किसी का भी यूनिट नहीं होता। तो यहाँ वॉल्यूमिक स्ट्रेन है, ये था यहाँ पे डेल्टा वी अपन वी, इसका कोई डायमेंशन नहीं था, कोई यूनिट नहीं था, तो जो यूनिट था इसका था फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स अपन एरिया का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये, या फिर यहाँ पे पास्कल भी ले सकते हैं, प्रेशर भी होता है ये। ठीक, तो जैसे यहाँ पे इसको दबाते हैं चारों तरफ से, तो ये चारों तरफ से हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, इस पे चारों तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका थोड़ा वॉल्यूम घट जाता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर डेल वी पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, ये हमारा बल्क मॉडुलस का रिलेशन आ जाता है, ये इसका यूनिट आ जाता है। नोट कर लिए इसको। आगे दिखाते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी का लिटरल मीनिंग होता है दबना, कितना दब सकता है कोई चीज, ठीक है, कितना दब सकता है अगर दबाएं। जैसे बहुत सारे देखते हैं ना, हार्ड चीज होता है, जैसे ईंट है या कोई हार्ड चीज है, तो दबाएंगे तो दबेगा नहीं, लेकिन कोई स्पॉन्जी चीज होता है तो उसको दबाते तो दब जाता है, जैसे गद्दे आते हैं स्पॉन्ज, तो दब दब उस पर कूदते रहते हैं तो दब जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन अगर कोई हार्ड सरफेस होगा तो वो दबेगा नहीं, ठीक है। तो कंप्रेस मतलब कितना दब सकता है कोई चीज, कितना दबा सकते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कंप्रेस होना। और कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पे अगला जो टर्म है वो कंप्रेसिबिलिटी है, वो मैं लिखता हूं, ठीक है। ये कंप्रेसिबिलिटी हेडिंग डाला, क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क
मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी ये जो है इसका वैल्यू होगा 1/k। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, और इसका रिलेशन है 1/k। जितना बल्क मॉडुलस का वैल्यू होता है उसी को उलट दो तो वही हमारा कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। अब कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा? जो बल्क मॉडुलस का यूनिट था उसका उल्टा होगा। तो बल्क मॉडुलस का यूनिट तो पास्कल है, तो इसका हो जाएगा पर पास्कल। और कैसे लिखेंगे? पास्कल, ये ऐसे लिख के ऊपर -1 का पावर लगा देंगे तो ये पर पास्कल हो गया। या ऐसे यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यानी न्यूटन नीचे जाएगा, मीटर ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये यूनिट होता है कंप्रेसिबिलिटी का। इसमें और बहुत सारे चीज़ें करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या है ना कि एक होता है थ्योरी सेक्शन, रिलेशन सेक्शन, डिराइव सेक्शन। तो इसमें हम लोग अभी थ्योरी बता रहे हैं, न्यूमेरिकल बताएंगे, तब जाके बहुत सारी बातें उसमें और एक्सप्लेन होगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर होंगी कि कैसे क्या चीज़ निकाला जाता है। तो अभी तो हम लोग इसको कंसेप्ट को बता रहे हैं, कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो लोग पहली दफ़ा 11th में आए हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो उनको पहले कंसेप्ट बिल्डअप हो, उसके बाद हम लोग उसको न्यूमेरिकल बाद में हम लोग कराएंगे। जैसे इसका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होगा, तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे कंप्रेसिबिलिटी निकालते हैं, क्या मतलब होता है, कैसे क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो न्यूमेरिकल इसलिए तो फिजिक्स में, नीट और जेई में जो भी है ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही कंसेप्ट प्रॉपर एक्सप्लेन हो पाता है। एनीवे कितनी बात समझ में आई? ये कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ गया। ये आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक करते हैं। नाम देखा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीसरा जो हमारा कांस्टेंट है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो करने जा रहे हैं। यहाँ तक मैं मिटा दूं, आ रहा समझ में? ओके, ये है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको एटा से दिखाते हैं हम लोग। एक नोटेट करने का तरीका है, स्टैंडर्ड मेथड है रिप्रेजेंट करने का। तो जैसे हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को एटा से करते हैं, बल्क मॉडुलस को के से करते हैं, यंग मॉडुलस को वाई से करते हैं, ठीक है। मॉडुलस हमने कई जगह डबल एल लगा दिया है, ठीक है ना, वहाँ पे सिंगल एल है, नो प्रॉब्लम, होता है, ठीक है। मॉडुलस में हम लोगों ने, ठीक, कई जगह पीछे हम लोगों ने मैंने डबल एल लिख दिया, ठीक। आगे चलो हम लोग कैसे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। ये हमारा हो गया रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू स्ट्रेन शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। इसका एक रिलेशन है वो मैं लिखता हूँ पहले। ये एटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेन टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये इसका रिलेशन होता है। इसको समझने के लिए एक मैं फिगर बनाता हूँ, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा। तो मैं एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये एक हमारा क्यूबाइडल बॉडी है, ये इस तरह से रखा हुआ है। अब इसके सरफेस पे, अपर सरफेस पे एक हम इस तरह से टेंजेंट के लॉन्ग टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से टेंजेंट के लॉन्ग टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम लोग सरफेस पे रख के ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे सरफेस पे रख के ऐसे दबा रहे हैं इसको, ठीक। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। ये नीचे वाला पार्ट तो फिक्स है, ये वाला पार्ट जो है ना, लोअर पार्ट, इसका तो ऐसे ही रहेगा, ये हटेगा नहीं, मगर अपर पार्ट थोड़ा सा इसका बेंड हो जाता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही फिक्स रहेगा, लेकिन इसका अपर पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा। आगे जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा वो मैं बना रहा हूँ इसको। ये जो हमारा था, पहले एक ब्लू कलर से हमने बनाया था, वो ओरिजिनल ब्लॉक था, क्यूबाइडल ब्लॉक था, और उसका ये जो लेंथ था, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ था, ऐसे नॉर्मल लेंथ था। लेकिन जब हम लोगों ने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो अपर सरफेस थोड़ा सा वो हो गया, इंक्लाइंड हो गया, लेकिन लोअर पार्ट ऐसे ही फिक्स है,
ठीक, तो अब ये वाला जो साइड था वो यहाँ चला गया, ठीक, ये वाला साइड यहाँ चला गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे इतना एंगल जो है ना चेंज हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं शेयर एंगल, यानी इस एंगल को बोलते हैं शेयर एंगल। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक हमारा ट्रायंगल बन जाता, ऐसे भी ले सकते हैं ये ट्रायंगल, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एल था, ये इसका 90 के सामने वाला जब साइड हुआ तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हम इसको चाहें तो एक्स ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ गया है, ये एक्स ले लेते हैं। कितनी बात समझ में? अब यहाँ पे इस फिगर के रेस्पेक्ट में पहले तो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है एफ अपॉन ए होता है, वो भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो हम लोग तो पहले इसको लिख देते हैं एफ अपॉन ए, ये हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया। और शियर स्ट्रेन क्या होता है, ये कितना एंगल बना है इसको लिख देते हैं, ये थीटा को हम लोग कहते हैं शियर एंगल, कितना एंगल बना है ये शेयर एंगल कहलाता है, और ये हमारा शेयर स्ट्रेन की जगह पे आता है। कितनी बात सुन में? ये वैसे तो बहुत छोटा होता है, एक्स का वैल्यू बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे जब एंगल छोटा होगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म यूज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, एक ये भी प्रावधान है। ठीक है, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर एंगल बहुत छोटा होता है, तो जैसे tan थीटा है, मान लो ये tan थीटा है, और मगर ये वैल्यू जो है ना बहुत छोटा है, तो हम लोग खाली थीटा भी लिख सकते हैं, tan नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। या अगर थीटा दे रखा है और अगर मैं कोई टेक्निकल टर्म यूज़ करना है तो हम tan लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, जो हमें ज़रूरत है वो लिख सकते हैं, क्योंकि जो बहुत छोटे वैल्यू होते हैं एंगल के, उनके सभी के वैल्यू जो है ना सेम आते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं अगर एंगल छोटा होता है तो। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ एंगल बहुत छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर टर्म चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल अगर ये है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा एल, तो क्या हो जाएगा, हम लोग थीटा को tan थीटा लिख देते हैं और tan थीटा को x अपॉन एल लिख देते हैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो x अपॉन एल हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दे, इसको नीचे लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, एटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए 1/थीटा, एफ अपॉन ए थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो हमारा एटा जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रिलेशन हो गया, लेकिन हम लोग थीटा को जो हमारा शेयर स्ट्रेन कहलाता है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स अपॉन एल। यहाँ पे एक्स को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, एक्स इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इसको एक्स को लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं हम लोग। और अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो शेयर स्ट्रेन का एक नया डेफिनेशन हो जाता है। क्या डेफिनेशन हो जाता है शेयर स्ट्रेन का, कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टू the distance from the fixed length, from the fixed position और लेंथ भी लिख सकते हैं इसको, ये वाला लेंथ, ये जो ना नीचे का सरफेस तो फिक्स है, तो ये तो मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है वो लेंगे एल, तो ये लेटरल शिफ्टिंग अपन फिक्स डिस्टेंस को हम लोग शेयर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, इस वाले रिलेशन के हिसाब से बोल सकते हैं। वैसे शेयर स्ट्रेन तो बताया था, ये हमारा होता है थीटा, एंगल चेंज। कितनी बात समझ में, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा समझ में ये? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ये हम लोग ने रिलेशन डिराइव किया है। अब इसके बाद अगला क्लास में थोड़ी सी और टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक थोड़े से रह गए हैं, वो भी कोई ड्राइव नहीं है, मगर छोटे छोटे टर्म्स है, मैं उस टर्म्स को एक्सप्लेन करके
फिर मैं उसी में न्यूमेरिकल शुरू करूँगा। ओके, आज तक यहीं पे। ओके, थैंक यू।